काशी के पंडितों ने, जिन्हें महापंडित थी, ऐसे राहुल सांकृत्यायन जी का परिचय हम पहले ही कर चुके हैं। उनकी एक बहुत 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 प्रसिद्ध रचना कह सकते हैं यात्रावृत। यात्रावृत के लिए वैसे भी वो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। उनका जीवन ही पूरा घूमते हुए बीता है और वो रुकना ही नहीं चाहते थे कहीं पर भी। वो कहते भी थे कि कमर कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। ऐसे ही घुमक्कड़ की हमने आज रचना को पढ़ना है, जिसका नाम है ल्हासा की ओर। राहुल सांकृत्यायन जी की पहली तिब्बत यात्रा, जो उन्होंने 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते से की थी, ये उसका वर्णन है इसमें। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की आज्ञा नहीं थी, इसलिए राहुल सांकृत्यायन जी ने ये यात्रा जो है वो छद्मवेश में की थी। और छद्मवेश किसका बनाया? छद्मवेश मतलब झूठा वेश। किसका बनाया उन्होंने? भिखमंगे का। और उन्होंने तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन बहुत 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 सुंदरता से किया है। प्राकृतिक सुषमा का वर्णन बहुत अच्छा किया है। बीच में जो भय या कुछ ऐसी बातें हुई वो सब उन्होंने बहुत सुंदर बताया। वहाँ की स्त्रियों के बारे में बहुत सुंदर बताया। अभी हम इसे ही पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनमें जो शब्द आएंगे, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें कई बार नहीं समझ आते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। राहगिरी, राहदारी शब्द जो है वो नेनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए जोंगपोन मैजिस्ट्रेट के हाथ की लिखी लमयिक यानी कि राहदारी। राहदारी क्या है? लमयिक, जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त माध्यम से प्राप्त की पहचान के लिए दी गई चिट्ठी। मतलब ऐसी चिट्ठी है, सिंपल सी बात है, जो उसको उसके दोस्त ने दी थी। जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसकी बात सारी समझ आ जाएगी। अभी मुझे पता है नहीं समझ आ रहा होगा, कम समझ आ रहा होगा। आबाद, बसे हुए, जो वहाँ पर रह रहे हैं। छंग मतलब नशीला पदार्थ। डांडा यानी कि ऊंची ज़मीन। थुक्पा, ये चावल या सत्तू के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाकर खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है। गंडे, ये मंत्र पढ़कर गांठ लगाए हुए धागे या वस्त्र है। कोई ऐसा धागा या ऐसा वस्त्र जिसको मंत्र पढ़ के गांठ मार दिया जाता है। तिंगरी, तिब्बत के महत्वपूर्ण स्थान का नाम है तिंगरी। डांडा, ऊंची ज़मीन, थोड़ा सा ऊंचा नॉर्मल से। सुमति, सुमति लेखक को यात्रा के दौरान मिला हुआ मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोबजंग शेख था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ, अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से ही पुकारा। पढ़ते हैं ये क्या है। जब राहुल जी ने यात्रा की ल्हासा के लिए, तब फरी कलिंगपोंग का मार्ग नहीं खोला गया था, इसलिए भारत की वस्तुएं नेपाल से होकर ही तिब्बत जाती थी और सैनिक और व्यापारिक रास्ता भी वही था। मार्ग में स्थान स्थान पर चीनी सेना की चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें चीनी पलटन के सैनिक रहते थे। अब आप एक सीन सा क्रिएट कर लीजिए कि एक ही रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, और वहीं से सेना भी जाती है, वहीं से सभी आवागमन का रास्ता है। और सेना चीनी चौकियों के पड़ाव बने हुए थे आर्मी के, किंतु आजकल वे दुर्ग गिर चुके हैं, उनमें किसान रहते हैं। मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहाँ जातिगत भेदभाव नहीं है, सबसे बड़ी बात ये कई बार क्वेश्चन भी आता है। और न ही स्त्रियां वहाँ पर पर्दा करती हैं। वे आपके लिए निसंकोच खाना बना देंगी, चाय बना देंगी। वो यात्रियों की खूब सेवा भी करती हैं। देखिए कितना अच्छा वहाँ का वातावरण है। परित्यक्त चीनी किले से चाय पीने के पश्चात जब लेखक आगे बढ़ा तो उन्हें राहदारी देनी पड़ी। राहदारी वही चिट्ठी सी। भिखमंगे के वेश में होने पर भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। लेखक 5 साल के बाद एक यात्री के रूप में इस स्थान से गुजर रहा था, किंतु तब उसे किसी ने अच्छी जगह नहीं दी थी। जब पहले 5 साल पहले वो गया था तो उसे रहने के लिए कोई ढंग से जगह नहीं मिलती। यह वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति पर ही निर्भर करता है और उसकी किस्मत थी, कह सकते हैं। लेखक को अब सबसे खतरनाक मार्ग डांडा थोंगला पार करना था। डांडा आपको बताया था ऊंची ज़मीन,
कौन सी जगह को पार करना था? थोंगला। तिब्बत में सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थान है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में। इसमें क्या खतरा है? दूर दूर तक के रास्ते में कोई भी एक तो गांव नहीं है, सुनसान है, डाकुओं के लिए बेस्ट जगह है। ऐसे स्थान पर खून आदि की कोई भी परवाह नहीं की जाती है, ना ही सरकार इस ओर ध्यान देती है। इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि कोई वहाँ पर आकर डाकू मार भी दे तो ना तो उसकी कोई कार्रवाई होगी, ना ही वो बंदा मिलेगा। हर तरह से खतरनाक है। हथियार का कानून न होने के कारण वहाँ लाठी की भांति लोग पिस्तौल और बंदूक, कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप हथियार नहीं रख सकते या आपको लाइसेंस चाहिए, कुछ भी नहीं है। इसलिए लाठी की जगह क्या यूज़ होता है? बंदूक। हो गया ना खतरनाक। अनेक खून पहले भी हो चुके हैं इस रास्ते में और लेखक को खून की परवाह नहीं थी, उसको तो घूमना ही था, उसको तो जाके पता करना ही था, क्योंकि वह भिखमंगे के वेश में था। एक और बात ये भी है, पहाड़ की ऊंची चढ़ाई और पीठ पर सामान लदा हुआ था। अगला पड़ाव भी थोड़ा सा दूर ही था, 17-18 मील की दूरी पर। लेखक के सहायक ने 2 घोड़े लाने की सलाह दी, घोड़े पर थोड़ा आसान हो जाएगा। अगले दिन वे घोड़ों पर सवार होकर चले। दोपहर तक डांडे से ऊपर जा पहुंचे। डांडे जमीन, ऊंची जमीन बताया। वहां हजारों मील तक पहाड़ ही पहाड़ थे। देखने में सीन बहुत सुंदर था, प्राकृतिक सुषमा। भीटे की ओर दिखाई पड़े पहाड़ तो बहुत नंगे थे। डांडे कह सकते हैं कि सबसे ऊंचे स्थान पर वहां के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। लेखक के साथ कुछ और घुड़सवार भी चल रहे थे। अब चढ़ाई कम ही थी, ज़्यादा क्या था, चढ़ चुके थे डांडे तक, तो अब क्या था, उतरना था। ऐसे में लेखक का घोड़ा जो है वो थोड़ा सा ढीला होने लगा, इसलिए लेखक अन्य सवारों से थोड़ा पीछे रह गया, काफ़ी पीछे रह गया। आगे चलकर 2 मार्ग फूटते थे, देखिए। एक तो घोड़ा सुस्त हो गया, दूसरा इधर से रास्ता जो है 2 वी शेप में जैसे 2 रास्ते निकल गए। लेखक गलत रास्ते पे चल पड़ा, नेचुरल सी बात है, वो उनसे दूर हो गया था, अकेला रह गया था, उसको रास्ता नहीं पता था, तो गलत रास्ते पर चल पड़ा। 1-1.5 मील चलकर पता चला कि वह गलत मार्ग पर जा रहा है और उसने लौट कर सही मार्ग पकड़ा। और ऐसे में जब वो पहुंचा तो 4-5 बज गए थे। सुमति से, जो उसका दोस्त है, उससे मिला तो वो बड़ा लाल पीला हो गया, गुस्से में आ गया और उसने घोड़े की धीमी गति, जब लेखक ने घोड़े की धीमी गति की बात कही तो उसने थोड़ा सा कंसोल हो गया, ठीक हो गया, शांत सा हो गया। लंगकोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। पहले उन्होंने चाय सत्तू खाया, चाय सत्तू आपको बता ही दिया क्या होता है, और रात को गर्मा गर्म थुक्पा भी बताया ना कि क्या होता है, वो उन्हें मिल गया और उन्होंने अपना डिनर कर लिया। अंत में लेखक तिंगरी के विशाल मैदान में पहुंच गया, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा लगता था। उसे ही तो देखने के लिए इतना सब कुछ हो रहा था। उसमें एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती थी, उस पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि गिरी था। वहाँ सुमति, जो लेखक का दोस्त है, के अनेक यजमान थे जिनके पास वह जाना चाहता था, लेकिन लेखक ने उसे जाने की अनुमति नहीं दी। हाँ, इतना अवश्य कहा कि जिस गांव में वे रुके थे उसी गांव के यजमानों में वो गंडे बांट सकता है। गंडे भी बताया था आपको क्या होता है, जो वो गांठ लगा के, मंत्र पढ़ के गांठ लगाता हुआ धागा या ऐसा वस्त्र होता है, उसकी उसने कह दिया कि अच्छा चल ये कर ले। सुमति ने ये बात मान ली। दूसरे दिन उन्हें कोई भरिया नहीं मिला। वे सुबह ही आगे चल दिए। तिब्बत में 10-11 बजे धूप बहुत तेज़ हो जाती है, ऊंची जगह हो गई ना। वे 2 बजे तक सूरज की ओर मुंह करके चलते रहे। एकदम सूरज की ओर मुंह करके चलना, और वो भी तेज़ धूप में, बहुत मुश्किल है। ललाट धूप से जलता रहा। ललाट मतलब उसका माथा। तिब्बत की ज़मीन बहुत से छोटे बड़े ज़मींदारों में बटी हुई है। प्रत्येक ज़मींदार अपनी अपनी ज़मीन पर खेती खुद ही करते हैं, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का प्रबंध देखने के लिए भिक्षु को भेजा जाता है। वो किसी राजा से कम नहीं होता। कौन? भिक्षु। सुमति की यजमान शेखर की खेती का मुखिया भिक्षु बहुत अच्छा व्यक्ति था, और वो लेखक के भिखारी के वेश में होने पर भी उससे बहुत प्रेम से मिला। वहाँ उन्हें एक मंदिर में ठहराया गया। देखिए, भिक्षु का बहुत ज़्यादा सम्मान था। इस मंदिर में कुंजर यानी कि बुद्ध, महात्मा बुद्ध जी के वचन, अनुवाद, उनकी हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी, जिन्हें देखने का सौभाग्य लेखक को मिला। लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी।
वे मोटे और अच्छे कागज़ पर लिखी थी। एक एक पोथी का बोझ 15-15 सेर से कम नहीं था। लेखक उनमें रम गया और सुमति दूसरे दिन तक अपने यजमानों से मिलकर लौट आया। तिंगरी गांव वहां से दूर नहीं था। उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और मार्ग पर चल दिए। ये थी इसकी कथा। अब इसका मेन बात क्या है, इस पार्ट में लेखक ने तिब्बत की राजधानी लहासा की यात्रा का वर्णन किया है और लेखक ने भारत की स्वतंत्रता से पूर्व समय के तिब्बत जाने वाले रास्ते और वहाँ के लोगों की स्थितियों का मुख्यतः वर्णन किया है। और क्या खास बात हो सकती है, वहाँ के लोगों के चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख किया है और उन्होंने वहाँ के तिब्बत के निर्जन स्थानों पर डाकुओं के डर की और संकेत भी किया है। कानून व्यवस्था के बारे में भी बताया कि वहाँ पर कानून व्यवस्था कैसी थी। हथियार रखने पर सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी, कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। लोग वहाँ पर डाकू भी थोड़ा बहुत तो डाकू भी लोगों को नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि वो भी डरते थे कि कहीं इसने पहले हमारे ऊपर वार कर दिया तो कहीं हम ही न मर जाएं। भय तो हर किसी के अंदर होता है। इसके अलावा भूमि विभाजन या जागीरदारी व्यवस्था का भी इसमें वर्णन किया गया है। बौद्ध भिक्षु ही वहाँ जागीरों में खेतीबाड़ी का काम करते हैं। इन भिक्षुओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। तिब्बत में खेती और मजदूरों की दशा दयनीय है। वहाँ खेती मजदूरों को बहुत कम मजदूरी दी जाती है, लेकिन फिर भी काम सबका ठीक ठाक चल जाता है। तो ये थी कथा, या कह सकते हैं यात्रावृत्त। आशा करती हूँ समझ आया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर दें और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सब पूरी तरह से फ्री है। वीडियो के नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें, साथ में घंटी भी दबा दें। धन्यवाद।